हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो पर। आज हमारा बेटा जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो कस्टम एक्ट का एमकॉम के लिए है। एमकॉम क्लास के लिए कस्टम एक्ट चैप्टर 3, जिसको हमने नाम दिया है इम्पोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बेटा सबसे पहले हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स का प्रोसीजर जानना होगा कि किस तरह हम किसी गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में, किसी अन्य देश से भारत में किस तरह कोई माल, कोई सामान मंगाया जा सकता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले सेक्शन 29 काम करता है। सेक्शन 29 में अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया, भारत में जब कोई वेसल, पानी का जहाज या एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज जब भारत में आए तो सेक्शन 29 क्या कहता है बेटा। सेक्शन 29 ये कहता है कि जब भारत में कोई वेसल या पानी का जहाज आता है भारत के बाहर से, आउटसाइड इंडिया, तो बेटा वो कहाँ पे उतरता है, उसको उतारना पड़ता है कस्टम पोर्ट पर या कस्टम एयरपोर्ट पर। ठीक है बेटा, ये कस्टम पोर्ट तो वो होता है बेटा जो पोर्ट होता है जो जहाँ पे पानी के जहाज उतरते हैं, और कस्टम एयरपोर्ट तो बेटा वो होता है जहाँ पे आपका हवाई जहाज उतरता है, और कस्टम पोर्ट होता है जहाँ पे पानी का जहाज उतरता है। तो इन दोनों जगह में से कहीं पे भी आप कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट, अगर आप वेसल आ रहा है तो कस्टम पोर्ट पे उतरेगा, और अगर आपका बेटा एयरक्राफ्ट आ रहा है तो कस्टम एयरपोर्ट पे उतरेगा। यहाँ पे उतारना ज़रूरी होता है। सेक्शन 29 कहता है कि यहाँ पे आप उतारिए वो जो भी सामान आप बाहर से ला रहे हों। इफ़ CBIC, अब इसमें क्या वो है बेटा कि CBIC परमिट कर सकता है। CBIC एक सेंट्रल बॉडी है। ठीक है बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन उसको कहते हैं बेटा। तो ये क्या कहता है, ये एक बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, जो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, GST और कस्टम के जो भी मामले होते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं सरकार के द्वारा, तो ये यही CBIC बनाता है। तो ये परमिट कर सकता है बेटा पानी के उस वेसल या एयरक्राफ्ट को किसी अन्य स्थान पर उतारने के लिए। ये कह सकता है कि ठीक है, आप एयरपोर्ट या पोर्ट पे मत उतारिए, किसी अन्य जगह भी उतार सकते हो। पर ये कब हो सकता है, जब CBIC आपको परमिट कर दे बेटा। ठीक है, कोई भी कस्टम स्टेशन होगा वहां पे आप उतार सकते हो। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है बेटा। एक्सेप्शन जहां पे सेक्शन 29 काम नहीं करेगा। सेक्शन 29 कहता है कि आप कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर उतारिए, पर एक्सेप्शन क्या है बेटा। एक्सेप्शन ये है बेटा कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए वेसल या एयरक्राफ्ट का, या कोई वेदर कंडीशन ऐसी हो जाए जो प्राकृतिक हो, अनअवॉइडेबल हो, जो जिसे टाला ना जा सकता हो, एट अ प्लेस, तो किसी अन्य स्थान पर किस अन्य स्थान पे कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट के अलावा किसी दूसरे स्थान पर वो जहाज या वेसल्स उतर सकता है बेटा। उसमें CBIC के परमिट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 29। आगे चलते हैं बेटा सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 क्या कहता है बेटा। डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। देखिए, पानी का जहाज आपका उतर गया। अब बेटा उसमें जो पानी का जहाज या आपका हवाई जहाज वेसल या एयरक्राफ्ट उतर गया, अब उसमें जो व्यक्ति जिम्मेदार है, या जैसे जो जहाज होता है, पानी का जहाज जो होता है बेटा, तो उसका जो जिम्मेदार होता है वो कैप्टन होता है, और जो हवाई जहाज होता है उसका भी एक कैप्टन ही होता है। तो कैप्टन जो है बेटा, उसके हाथ में जो वो सामान ला रहा है उसका उसके कागज होते हैं। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं बेटा, अराइवल मैनिफेस्ट। ठीक है, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट बेटा। अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है बेटा, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट क्या होती हैं। तो बेटा ये वो क्या करेगा, जैसे ही आफ्टर इंश्योरिंग दैट द वेसल आर लैंडेड, जब वो लैंडेड हो जाए ओनली इन अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट, जहाँ पे भी वो कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट है बेटा, वहाँ पे अगर वो आपका उतर जाता है कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पर, तो बेटा फर्दर क्या फिर ड्यूटी क्या होती है उस कप्तान की
उस कैप्टन की कि वो बेटा जो पर्सन इंचार्ज कहेंगे उसको, ठीक है, वेसल्स का, वो उसकी ड्यूटी क्या होती है कि वो डिलीवरी द अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, जो अराइवल मैनिफेस्ट और या इंपोर्ट मैनिफेस्ट उसके पास है बेटा, वो देगा वहाँ जो भी कस्टम अधिकारी होगा उसको देगा कि देखिए ये सामान आया है, ये इसका इंपोर्ट मैनिफेस्ट है बेटा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ये सेक्शन 30 है जहाँ पे ड्यूटी होती है कैप्टन की कि वो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट जो कस्टम अधिकारी है उसको सौंप दे। इंपोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट एंड इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल। ये यहाँ पे लिखा है बेटा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट दिया जाता है वेसल्स या एयरक्राफ्ट से अगर माल आ रहा है, और इंपोर्ट रिपोर्ट दी जाती है अगर व्हीकल से माल आ रहा है। व्हीकल में आपका बेटा रेल भी आ जाएगा और आपका ट्रक और बस वगैरह ये भी आ जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा। आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन 30 हमारा हो चुका है, सेक्शन 29 सेक्शन 30 हो चुका। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि कुछ ये मैंने इसका कंपैरिजन इसका यहाँ पे हुआ है, देखिए कि पर्टिकुलर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट होती है, किस डॉक्यूमेंट की कितने दिनों में और कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स वेसल से, आप गुड्स ला रहे हो एयरक्राफ्ट से या व्हीकल से, ये 3 कैटेगरी हैं बेटा। तो अगर आप वेसल से लाए हो तो बेटा अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा। आप एयरक्राफ्ट से ला रहे हो उसमें भी अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा। हाँ, अगर आप व्हीकल से लाए तो आपका क्या होगा बेटा, इंपोर्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो ये हो गए। अब इसके बाद अगर आप वेसल से ला रहे हो तो किसी भी टाइम जब आपका वो जहाज उतरे बेटा कस्टम पोर्ट पे, तो आपको वो किसी भी टाइम आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, हवाई जहाज से अगर आए तो उसमें भी आप किसी भी टाइम, आप बेटा एयरक्राफ्ट जैसे ही आपका उतरा आप तुरंत अपना उसको किसी भी टाइम आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। व्हीकल से अगर माल आ रहा है बेटा, ठीक है, आप रेल से ला रहे हो, आप ट्रक से ला रहे हो या किसी भी व्हीकल से ला रहे हो, तो बेटा विदिन 12 आवर्स आफ्टर अराइवल, तो जैसे ही वो आया उसके आने के 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स के अंदर आपको कस्टम स्टेशन के अधिकारी को देना होगा बेटा इंपोर्ट रिपोर्ट को, ओके। इसमें टाइम लिमिट है 12 घंटे की, ठीक है। और इसका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। अगर आप वेसल या एयरक्राफ्ट से ला रहे हो तो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप व्हीकल से ला रहे हो तो मैनुअली आपको जाके कस्टम अधिकारी को देना होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद अब पेनल्टी, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो बेटा, इफ अबोव सेक्शन कंट्रोवेंस, अगर आप सेक्शन 29 सेक्शन 30 और ये जो प्रोसीजर दिया गया है अगर इसको फॉलो नहीं करते हो तो जो बेटा जो पर्सन इंचार्ज है यानी कि कैप्टन है वो लाइबल होगा। किसका लाइबल होगा, पेनल्टी के लिए। कितनी, अप टू 50,000, 50,000 तक की पेनल्टी के लिए लाइबल होगा, उस पर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, कैसे पेनल्टी लगने की सूरतें क्या हैं कि इंपोर्ट जनरल मैनेजर आईजीएम, इसका मतलब है आईजीएम का, तो बिलेटेड फाइलिंग ऑफ आईजीएम, अगर आईजीएम फाइलिंग करने में लेट हो गए, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, अराइवल मैनिफेस्ट, जो आईजीएम किसको होता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल्ड बिलेटेडली, अगर वो देर से फाइल की गई है, मे आल्सो बी एक्सेप्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन वैलिड जस्टिफिकेशन ग्राउंड, तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है ऑफिसर के द्वारा, पर कब, जब आप वैलिड जस्टिफाइड ग्राउंड यानी कि एक वैलिड रीजन दोगे कि हाँ ये हमने देर से किया है और हमें देर इस रीजन की वजह से हो गई, जिस रीजन उसका आपको उसका सबूत भी देना पड़ेगा, उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, और वो ऑफिसर उसको प्रूफ को माने तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, उसके बाद अमेंडमेंट टू आईजीएम, आपने जो रिपोर्ट दिया है बेटा, ठीक है, मैनिफेस्ट दिया है, उसमें अगर आप कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हो तो एक प्रॉपर ऑफिसर को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्या सेटिस्फाइड करना पड़ेगा बेटा, कि इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट है, ये जो इंपोर्ट रिपोर्ट है बेटा ये इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट है, ठीक है। हाँ, उसमें पर ये होना चाहिए कि नो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, आपका धोखा देने का कोई
कोई धोखा देने की आपकी मंशा ना हो, तो वो आपको परमिट कर सकता है। वो परमिट कर सकता है आपको बेटा, किस लिए कि हाँ आप इसमें अमेंड कर सकते हो या इसमें थोड़ा वो चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई करोगे कि ये इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमी हैं, हाँ उसमें इंटेंशन किसी धोखे का ना हो, तो वो आपको परमिट कर सकता है अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो बिलेटेड फाइलिंग ऑफ आईजीएम और अमेंडमेंट टू आईजीएम ये है बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं। सेक्शन 30A। सेक्शन 30A क्या कहता है बेटा? सेक्शन 30A कहता है पैसेंजर एंड क्रू अराइवल। ठीक है बेटा, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल। अगर जो माल आ रहा है जिस जहाज से या जिस हवाई जहाज से, उसमें पैसेंजर हैं, उसमें क्रू यानी कि जो काम करते हैं वहाँ उस पर, वो आ रहे हैं, तो उनका भी एक मैनिफेस्ट, पैसेंजर का नाम, उनका रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, वो सब आपको सेक्शन 30A में देना पड़ेगा बेटा। कौन देगा? पर्सन इंचार्ज देगा बेटा। ठीक है, और वो किसे देगा? एक प्रॉपर ऑफिसर को देगा। ठीक है बेटा, शैल डिलीवर प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, जैसे ही वो एंटर्स इंडिया, जैसे ही वो इंडिया में आएगा। ठीक है बेटा, तो सेक्शन 30A इसमें क्या चीज होगी बेटा? पैसेंजर हो या वो क्रू हो, ठीक है बेटा, उनके बारे में आपको उनके नाम, ठीक है, उनके बेटा एड्रेस वगैरह सब चीज़ें, कौन कहाँ का है, क्यों आया है, क्या कुछ चीज़ सामान साथ में लाया है, ठीक है, उस सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी एक प्रॉपर ऑफिसर को बेटा। ठीक है, और विद इन जैसे ही आप आओगे, जैसे ही जहाज भारत में आए, हवाई जहाज या पानी का जहाज, तो इंचार्ज पर्सन इंचार्ज की ड्यूटी है कि प्रॉपर ऑफिसर को सारी जानकारी उपलब्ध कराए कि कितने पैसेंजर आए, वो क्या सामान लेकर आए, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, और भी जो कोई जानकारी मांगी जाए प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा तो वो भी प्रदान की जाए। सेक्शन 30A हो गया बेटा। उसके बाद अदर प्रोविज़न रिलेटेड टू कन्वेंस कैरिंग इम्पोर्टेड गुड्स, कुछ अलग इसके अलावा भी आपके प्रोविज़न है बेटा। सेक्शन 32, सेक्शन 33, 34, 36, 37, 38, 32 क्या कहता है बेटा कि इम्पोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन्ड इन अराइवल मैनिफेस्ट। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। उसके बाद सेक्शन 45 की बात करेंगे। सेक्शन 45 क्या कहता है बेटा? रिस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। रिस्ट्रिक्शन है बेटा, किस क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, माल को लेने या माल को ले जाने में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। जब कोई माल आपका कस्टम पोर्ट पे आया, वो वहाँ पे रखा गया, फिर आप उसको लेके जाना चाहते हैं, पर उसमें कुछ जो प्रॉपर ऑफिसर ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो वो सेक्शन 45 में होती है। ठीक है, तो वंस द इम्पोर्टेड गुड, ठीक है, हैव एंटर्ड द कस्टम एरिया, जब कस्टम एरिया में आ जाता है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये माल किस व्यक्ति को दिया जाए? जो इसका मालिक हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो माल वहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक है, मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड, एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाइए। ठीक है, रिसीव फ्रॉम द कैरियर एंड सेंड ए कॉपी टू द रिकॉर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को उसका रिपोर्ट भी दे दीजिए। नॉट टू परमिट सच गुड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टम एरिया और अलाउ देम टू डील विद द अदर एक्सेप्ट अंडर द स्पेसिफिक परमिशन। बेटा इस जो माल वहाँ पे रखा है कस्टम एरिया में, तो उस माल को ले जाने की कोई परमिशन नहीं होती जब तक कि उसकी परमिशन, जब तक कि एक प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा उसकी परमिशन ना दी जाए। यानी कि आप उसे ऐसे ही नहीं लेके जा सकते, आपको एक प्रॉपर ऑफिसर से राइटिंग में, बेटा इन राइटिंग में आपको एक प्रॉपर ऑफिसर से
एक प्रोसीजर होता है, जनरल प्रोसीजर, वो फॉलो करना पड़ेगा। जो बताया गया है, प्रेस्क्राइब्ड है, उस के मुताबिक आप काम करें, उस प्रोसीजर को फॉलो करें। उसके बाद ही बेटा आप रिमूवल ऑफ सच गुड उस माल को लेके जा सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन 45 माल को अपने लेके जाने पे बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 46 फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल और ऑफ एंट्री। ठीक है बेटा, इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 बात करता है कि जो इंपोर्ट बिल की जो एंट्री है बेटा, ठीक है, उसको कैसे फाइल किया जाता है, उसको कैसे फाइल किया जाता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री इज डॉक्यूमेंटेड ऑफ असेसमेंट व्हेन एक्सेस्ड बिकम एन असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, विद दिस एक्सटेंट ऑफ ऑटोमेनस custom accept that filing of bill of entry and payment of duty is on the automated system of custom department और कैश। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है बेटा, जो इंपोर्ट का जो बिल होता है, बिल ऑफ एंट्री, तो इसकी जो एंट्री होती है बेटा ऑटोमेटेड सिस्टम में होती है। ठीक है, उसके बाद द इंपोर्टर हु प्रेजेंट अ बिल ऑफ एंट्री शैल इंश्योर द फॉलोइंग। जो इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसकी कुछ बेटा उसे कुछ इंश्योर करना पड़ेगा। उसे क्या इंश्योर करना पड़ेगा, उसे इंश्योर करना पड़ेगा एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन, कि जो वो जानकारी दे रहा है वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई कमी नहीं है, कंप्लीटनेस है। उसे ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। दूसरा उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वो जानकारी दे रहा है वो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि वो सही है, गलत जानकारी नहीं है, उसकी वैलिडिटी भी है, कि वो कोई मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, धोखा नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ेंगे। जो आप बात कह रहे हो उस बात को सिद्ध करने वाले डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। एंड कंप्लायंस विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोहिबिशन, और जो भी बेटा प्रोहिबिशन और जो रिस्ट्रिक्शन हैं उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो इस लॉ के मुताबिक आपको लगाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग, द बिल ऑफ लेडिंग गिवन बाय द कैरियर ऑफ द गुड्स इज द इंपोर्टर्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। अब ये बेटा बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, जब बिल लैंड किया जाता है, ठीक है, तो उसका एक बिल होता है जो कैरियर, जो माल लेके आया है, कैरियर ऑफ द गुड्स, वो देता है। और ये क्या होता है बेटा, इंपोर्टर्स डॉक्यूमेंट का टाइटल ऑफ द गुड्स। ये इंपोर्टर इस माल का मालिक है, उसका डॉक्यूमेंट है बेटा। द बिल ऑफ लेडिंग कवर्स ऑल द गुड्स इंपोर्टेड विद फुल डिस्क्रिप्शन। बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है बेटा, ऑल द गुड्स इंपोर्टेड विद फुल डिस्क्रिप्शन। जितना माल आया उनका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, क्या माल आया, कितना माल आया, ठीक है, कहाँ से आया, किसने भेजा, कौन मंगा रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें पूरी जानकारी होती है। अब इसकी टाइम लिमिट क्या है बेटा फाइलिंग करने की, तो इसकी टाइम लिमिट है बिफोर द एंड ऑफ फॉलोइंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल्स अराइव। ठीक है, जिस दिन एयरक्राफ्ट वेसल्स आया उसके अगले दिन के अंत होने से पहले बेटा ये बिल ऑफ एंट्री आपको करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, मे बी प्रेजेंटेड। ठीक है, हाँ, अगर आप नहीं कर पाते हो बेटा तो आपको 30 डेज का एक्सटेंड भी मिल सकता है, पर उसके लिए आपको एक प्रॉपर ऑफिसर को बताना पड़ेगा, बात करनी होगी और उन्हें बताना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है बेटा, तो अब ये 46 तक हमने किया, 47 हम अगली क्लास में करेंगे। ये हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1 हो जाएगा, इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।